एंड 9 लेक्चर्स, 9 लेक्चर्स अभी तक ओवरहेड्स के ऊपर डिलीवर कर दिए। आज का ये जो लेक्चर है 10th है, अभी 1-2 लेक्चर्स और डिलीवर होंगे। अभी आप किसी बुक से ना देखें, खाली लॉजिकली कंसेप्चुअली बातों को समझने की कोशिश करें। उसके बाद फिर आफ्टर 2-3 लेक्चर्स आप जिस बुक से देखना चाहें देख सकते हैं। रजिस्टर खोल लें और प्लीज अपना रजिस्टर खोलने के बाद लिखना शुरू करें, ग्रेट मॉर्निंग लेक्चर 10। और आज की ये जो मैंने कोटेशन लिखी है बेटे, मैं खुद इस कोटेशन से कई बार हिम्मत हारता हूं तो इससे देखता हूं। क्या लिखा है? नो मैटर नाउ यू फील। आप अभी क्या फील कर रहे हैं ये मैटर ही नहीं करता यार। कई बार होता है ऐसा कि हमारी फीलिंग्स कुछ नेगेटिव होती हैं, डिप्रेस्ड होती हैं, क्योंकि हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस बार बार सामने आते हैं। तो मैंने कहा नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, उठ जाओ, ड्रेस अप। जैसे मैंने ड्रेस किया है, मैंने आपके सामने आज व्हाइट शर्ट पहनी है, टाई पहनी है, शो अप। और मैं आज आपके सामने शो कर रहा हूं, एंड नेवर गिव अप, कभी छोड़ना नहीं है यार। कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। मुश्किल है क्या? ऊपर नीचे आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, कुछ गड्ढे आएंगे। आपका अगर दृढ़ संकल्प है, इफ यू हैव अ फुल डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव दैट अलॉन्ग विद द एक्शंस। तो 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी डिटर्मिनेशन और आपके एक्शंस। इन बातों के साथ मैं आज के इस लेक्चर नंबर 10 में एंट्री करने जा रहा हूं, स्विमिंग करने जा रहा हूं। और आपको सेटिंग प्रोसीजर पोस्चर बताने के बाद मैं सीधी सी बात आज करूंगा बेटे। 2 टुक बातें होंगी, आमना सामना। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो आपको मैंने एलोकेशन अपॉर्चनमेंट बताया, री अपॉर्चनमेंट बताया, और लास्ट लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव बताया दैट व्हाई आई हैव डन दिस, बिकॉज आई वांट टू एब्जॉर्ब दोज फैक्ट्री ओवरहेड्स, I want to absorb those office overheads. I want to absorb those selling and distribution overheads. अभी हमारी डिस्कशन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए है। इसके लिए एब्जॉर्ब के लिए मतलब मुझे उसके जिम में डालना है, उसको उन खर्चों को रिकवर करना है, उनको किसी पल्ले डालना है। तो उसके लिए आई शुड हैव अ रेट नेम्ड एज एब्जॉर्प्शन रेट। बेटे जब मैं किसी चीज को किसी के पल्ले डालूंगा, it means if I want to absorb that on the basis of a rate, that is named as recovery rate. I think आप बात समझ रहे हैं। It means आप किस बेसिस पे उसको रिकवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन रेट की बातें करी थी। बेटे ये सभी नाम लिखे हैं मैंने आज, रजिस्टर में नोट कर लेना। आप कमर सीधी करके बैठो। एक बच्चे ने तो लेट के पढ़ रहा है यार, अभी बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी। बेटे आज तो 2 टुक बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, और छोटा सा लेक्चर है। एब्जॉर्प्शन रेट का दूसरा नाम है रिकवरी रेट। एब्जॉर्प्शन रेट का तीसरा नाम है प्री डिटरमाइंड रेट। एब्जॉर्प्शन रेट का चौथा नाम है एलोकेशन रेट, एप्लीकेशन रेट। बेटे बड़े सारे नाम है। इट मीन्स द रेट एट विच यू विल एब्जॉर्ब दोज ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स फ्रॉम दोज प्रोडक्ट्स, of those cost centers from the products or from the services. The rate at which you will absorb, that is named as absorption rate. मैं भूपेश आनंद आपके सामने लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि कभी भी किसी भी चीज को एब्जॉर्ब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक चीज न्यूमरेटर होती है, दूसरी चीज डिनोमिनेटर में होती है। वन इज इन न्यूमरेटर, सेकंड इज इन डिनोमिनेटर। यू गेटिंग माय पॉइंट? रेट को निकालने का तरीका है कि भाई एक चीज हम ऊपर लिखेंगे, दूसरी चीज नीचे लिखेंगे। जैसे करंट रेशो है बेटे, करंट रेशो मतलब करंट एसेट्स विद रिस्पेक्ट टू करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो, quick assets with respect to quick liabilities. Similarly, if I want to calculate the overheads, budgeted overheads, because those overheads are estimated overheads, वो मैंने पहले से ही सोचे हैं, predetermined overheads with respect to the activity level. अब activity level आपकी units भी हो सकती है। activity level can be machine hours, activity level can be labor hours, activity level can be material quantity, activity level can be material cost, activity level can be labor cost, कुछ भी। If I want to relate these budgeted factory overheads, these estimated factory overheads in the beginning of the year, beginning में ही, starting में ही, जब मैं इनकी मोहब्बत कराता हूं, किससे? इन बेसिस से। ये बदल सकते हैं बेटे, एक्टिविटी लेवल्स चेंज हो सकते हैं, यूनिट्स भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
तो जब मोहब्बत कराऊंगा इसकी और उसकी, तो बेटे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में एक रेट आएगा। इस रेट का पता क्या नाम लिखा मैंने? एब्जॉर्प्शन रेट। एक बच्चा कहता है ये तो लास्ट क्लास में भी बताया था। बिल्कुल बताया था बेटे, लेकिन लास्ट क्लास में ना मैंने उसके नीचे कुछ लिखा आज, सिंगल रेट, ब्लैंकेट रेट। ये लास्ट लेक्चर में रह गए थे, आपको मैंने कहा था ना, तो मैंने आज एब्जॉर्प्शन रेट के नीचे दो उसके नए नाम भी लिखे हैं। आप ध्यान से देख नहीं रहे, बस आपको खाली ये लास्ट में कराया था, ये कराया था। कमर सीधी करके बैठ जाओ और लिखो एब्जॉर्प्शन रेट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज। मैंने कहा देयर आर डिफरेंट रेट्स, देयर आर डिफरेंट नेम्स। आज आप और भी लिख लीजिए। मैं कहता हूं जी इसका नाम है सिंगल रेट, इसका नाम है ब्लैंकेट रेट। ओढ़नी, चादर, बेडशीट, जैसे कंबल होता है, जैसे कंबल होता है आप ओढ़ लेते हैं, है ना। जैसे गाउन होता है, वन पीस गाउन जो गर्ल्स पहनती है, वन पीस जब उनकी मैरिजेस होती हैं तो लहंगा पहनती है, वन पीस लहंगा, ब्लैंकेट। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज मैं आपको कुछ उसके बारे में भी खुलासा करूंगा। तो मैंने लिखा है एब्जॉर्प्शन रेट। Absorption rate is also named as so many names. Now why I have written single rate और why I have written blanket rate, चिंता मत करना भाई साहब, अभी बताऊंगा। अभी पहले चुपचाप लिख लो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा सेम रहेगा, बदलेगा ही नहीं यार। बजटेड खर्चा, बजटेड ओवरहेड्स, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जो आपने सोचा, जो आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो आप सोच रहे हो कि ऐसे 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 ये खर्चा हो जाएगा, हुआ नहीं है, फिक्शन है, फिक्शन है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो बेटे ईयर एंड में पता चलेगा। अच्छा, अपॉन बजटेड एक्टिविटी लेवल ऑफ द बेस, क्योंकि जो आप नीचे जब भाग करोगे, भाग हाँ डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर में लोगे, वो बेस के रंग चेंज हो सकते हैं, जैसे गार्डन लिजर्ड के रंग चेंज होते रहते हैं। कभी देखिए गिरगिट, उसके रंग चेंज होते हैं। बेटे बेस लेवल ऑफ एक्टिविटी के रंग चेंज होंगे। वी कैन टेक आउटपुट, वी कैन टेक आवर्स, वी कैन हैव मटेरियल कॉस्ट, वी कैन हैव लेबर कॉस्ट, वी कैन हैव लेबर आवर्स, वी कैन हैव एनी बेस, बट द पॉइंट इज इट चेंजेस फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बिकॉज उसमें डिपेंड करता है कि उसमें जो डिफरेंस आया वो किस रीजन से आया। इसकी चर्चा हम लास्ट लेक्चर में बहुत सारी कर चुके हैं। स्टिल मैं चाहता हूं कि आप एक जो बातें लिख दें, मटेरियल और एक्टिविटी और बजटेड एक्टिविटी लेवल कैन बी ड्यू टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। बेटे प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम है डायरेक्ट कॉस्ट। ये बेटे प्राइम कॉस्ट को हम दूसरा नाम है डायरेक्ट कॉस्ट। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल भी, डायरेक्ट लेबर भी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी। ठीक है जी। लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल अभी तक जो भी आपने समझा है, जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन आने वाले 2-3 मिनट आपको कुछ हैरान कर देंगे। अभी तक आपको लग रहा था, मूवी देख रहे थे कि हीरो भी खुश है, हीरोइन भी खुश है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और घर वाले भी मान रहे हैं। अचानक एक विलन की एंट्री हो जाएगी बेटे, और आप सोच भी नहीं रहे, अभी इंटरवल भी नहीं हुआ, आपको लगा ये तो मूवी बड़ी छोटी सी है। बेटे विलन एंटर कर जाएगा। अब देखो विलन एंटर कर रहा है। आपको मैंने कहा जी ठीक है, आप एब्जॉर्प्शन रेट निकालिए, आप ये बेस लीजिए, उसके बाद एब्जॉर्ब कीजिए। ये सब कुछ आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, बिगिनिंग में कर रहे हो। बट क्या लगता है, जो आप सोचते हो क्या वही घटना घटती है एंड में? आप संडे के दिन, आपके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, आपने कहा जी मैं संडे को 4 बजे उठूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा। आपने पहले से ही टाइम टेबल बना दिया और आप उसके हिसाब से पढ़ने भी लग गए। लंच तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। अचानक लंच के बाद आपकी कजन ब्रदर, कजन सिस्टर आ गए और आपका समय बिल्कुल वेस्ट हो गया। इट मीन्स एक्चुअल जो होता है वो बजटेड से डिफर हो सकता है, सेम भी हो सकता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, बट इट कैन बी डिफर ऑल्सो। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, टाइम टेबल फिक्शन में बना रहे हो, टाइम टेबल पहले सोच रहे हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, फर्स्टली यू आर थिंकिंग दैट दिस इज द एब्जॉर्प्शन रेट,
एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एब्जॉर्प्शन रेट आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर यूनिट में या कॉस्ट सेंटर में या प्रोडक्ट में या सर्विस में आपने एब्जॉर्ब कर दिए ओवरहेड्स, मतलब डाल दिए, चार्ज कर दिए, रिकवर कर दिए। मान के चलते हैं, खाली देखो बेटे ऐसा है ना कि मैं अपनी चर्चा में, मैं अपनी डिस्कशन में ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि यूनिट्स इज द बेस, activity level is total budgeted production in units, that how many units I can produce, this is the main मैं इस बात को माइंड में लेके चलूंगा। अब जो भी मेरी चर्चा चलेगी आज और नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक बेस लेके चलेंगे ना तो ज्यादा आपको समझ आएगा, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली जब आपको समझ आ गया तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो मैंने अज्यूम किया कि भाई 1,00,000 रुपए के बजटेड ओवरहेड्स हैं और 10,000 यूनिट्स आपने सोचा है, इसका मतलब 10 रुपए पर यूनिट का रेट है एब्जॉर्प्शन रेट। और एक्चुअली में आपने सोचा था स्टार्टिंग में कि 10,000 यूनिट्स बन जाएंगे, 1,00,000 का खर्च आ जाएगा, इसके बेसिस में 10 रुपए पर यूनिट का रेट लगाना चाहिए। बट एक्चुअली में जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई बेटे वो 10,000 हुई नहीं, वो 8,000 यूनिट्स हुई। अभी हम उसमें नहीं जा रहे कि वाई आई हैव ओनली प्रोड्यूस 8,000, मैं उसमें नहीं जा रहा बेटे। आप ये बताओ 8,000 यूनिट, एक यूनिट बनाएंगे तो 10 रुपए का खर्चा चार्ज होगा, 8,000 बनाएंगे तो कितना खर्चा चार्ज होगा बेटे? 8,000 बनाएंगे तो 80,000 रुपए का खर्चा चार्ज होना चाहिए, एब्जॉर्ब्ड होना चाहिए। इट इज नेम्ड एज एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स व्हेन आई मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट with actual production, because actually I have produced 10,000, actually I have produced 8,000 units, so that is absorbed overheads। अभी बेटे नेक्स्ट लेक्चर भी अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन का, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं आज आपको 2 टर्म्स एक्चुअली में बताना चाहता हूं। एक एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड क्या होते हैं। भाई आप हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जा रहे हो, आप नैनीताल जाना चाहते हो, नैनीताल जाने से पहले आपने सोचा कि लॉजिंग कितने पैसे आएंगे, बोर्डिंग कितने आएंगे, ये खाने के आएंगे, ये ट्रैवलिंग के आएंगे, आपने एक एस्टिमेट लगाया कि भाई $X का खर्चा हो सकता है। आप उस $X को आपने जेब में रखा और आप नैनीताल चले गए बेटे, लेकिन एक्चुअली में कितने पैसे लगे वो तो डिपेंड करता है जब आप घर वापस आएंगे, एक्चुअल खर्च करेंगे, तो वो जो एक्चुअली में एक्सपेंस हुआ दैट इज फैक्ट, दिस इज फिक्शन। There can be a difference between fact and a fiction. It means the overheads which you have estimated, it means the cost which you have thought, and on the basis of that you have calculated a rate that is named as an absorption rate or a recovery rate। On that basis if you multiply with the actual production कि आप एक्चुअली में आपने कितने प्रोड्यूस किए, रेट है एब्जॉर्प्शन, बजटेड, एस्टिमेटेड, प्री डिटरमाइंड, आपने गुणा किससे किया? एक्चुअल प्रोडक्शन से। तो जो ओवरहेड्स आएंगे, जैसे यहां पर 80,000 रुपीज के ओवरहेड्स आ रहे हैं बेटे, उसका नाम है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और जो एक्चुअली में आप जब ने जो एक्चुअल खर्चा किया, मैं कहता हूं जी मान लेते हैं एक्चुअल आपने 90,000 रुपीज एक्सपेंस किए, ज्यादा क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है, उसकी चर्चा करेंगे। मैं आपसे खाली ये बताना चाहता हूं दैट देयर आर 2 टर्म्स, वन इज एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड एंड सेकंड इज एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और रिकवर्ड ओवरहेड्स। व्हेन आई से रिकवर्ड ओवरहेड्स इट मींस एब्जॉर्प्शन रेट और रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो मैं 80,000 और 90,000 की फिगर अभी बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं आपसे कुछ और ही कहना चाहता हूं इस लेक्चर में कि जो आप एब्जॉर्ब करते हैं वो बिगिनिंग में करते हैं और जो एक्चुअली में होता है वो एंड में होता है। जो आप सोचते हैं शुरू में सोचते हैं और एक्चुअल घटना बाद में होती है। देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव थॉट and what is what should be and what is। I think you are getting my point, what should be and what is। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको वेरिएंस बोलते हैं, वो हम देखेंगे। अभी आज के लेक्चर के चर्चा का मुद्दा नहीं है कि व्हाट इज वेरिएंस, बट जस्ट आई वांट टू ब्रश अप द थिंग्स आइए बस एक बात छोटी सी कहनी है कि मैंने वैसे ये बात बता भी दी अभी कि अभी जो भी क्वेश्चंस मैं करूंगा उन सभी में मैं 90% अज्यूम करूंगा दैट माय बजटेड लेवल
माई एक्टिविटी लेवल, माई बेस इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं, मेरा एक्टिविटी लेवल वो रहेगा, मेरा बेस वो रहेगा। मेरा बेस ये नहीं रहेगा कि आवर्स कितने, हो सकता है मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, लेबर, बट बेटे अब हमें चर्चा करनी है, लॉजिक समझना, तो मुझे एक बात को लेकर ही मैं आगे चलूंगा। तो अभी मैं आने वाले 5 मिनट की जो चर्चा है, आई विल बी डिस्कसिंग दैट, आई विल बी टेकिंग द बेस, आई विल बी टेकिंग द एक्टिविटी एज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। सो लेट द एक्टिविटी लेवल, अब सवाल आता है जो मैं अब बताने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक्टिविटी लेवल है ना, आप कैसे निकालेंगे, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं एब्जॉर्प्शन रेट, बजटेड ओवरहेड्स न्यूमरेटर में आ गए, डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स ले रहे हैं, है ना। तो अब सवाल आता है कि हम कितने यूनिट्स बना पाएंगे। आप अपना पेपर दे के आते हो, पेपर देने के बाद घर पहुंचते हो, आपको पता चल जाता है, आप क्या करते हो, मार्क्स लगाते हो, और आप अपने मार्क्स ना 2-3 बार लगाते हो। एक बार तो लगाते हो, बड़ी लूज मार्किंग देते हो, लीनियर मार्किंग करते हो कि उस टाइप के भी नंबर मिल जाएंगे, इसके वर्किंग नोट का नंबर मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप अपने मैक्सिमम मार्क्स को लगा देते हो। मान लेते हैं 100 में से आपने 72 मार्क्स लगाए, बट आपके मन में ना एक आवाज आती है, रामलाल ये ज्यादा लगाए हैं, इतने नहीं आएंगे, उस स्टेप के इतने नहीं आएंगे, उस आंसर मिला नहीं, उसके इतने आएंगे। तो आप क्या करते हो, सेकंड टाइम आप मार्क्स को लगाना स्टार्ट करते हो उसी पेपर में। अब आप जब लगा रहे हो ना, तो आपके माइंड में कुछ दूसरा थॉट प्रोसेस चल रहा है कि थोड़ा सा आप टाइट चेकिंग कर रहे हो। अच्छा, जब आप टाइट चेकिंग करते हो तो आपके 72 मार्क्स अब नहीं आएंगे, लेट इट बी, मैंने कहा 65 मार्क्स आ गए। आपको लगा कि एग्जामिनर अगर टाइट होगा, इसके मार्क्स भी नहीं देगा, इसके भी नहीं देगा, ऐसे टाइप के भी नहीं देगा, तो मेरे मार्क्स उस समय 65 आएंगे। मैंने कहा आपने 2 मार्क्स कैलकुलेट किए, एक तो 72 हाईएस्ट और एक 65 टाइट। फिर आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि 72 हाईएस्ट है, 65 मेरे आ ही जाएंगे, तो इसके बीच में नॉर्मली 65 टू 72 के बीच में मेरे मार्क्स आ सकते हैं। तो बेटे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन लेवल्स। जब आप एक कार लेते हो, आप मुझे एक चीज ईमानदारी से बताना, आपने कभी टेस्ट ड्राइव देखा हो या कोई नया मॉडल कार का आता है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। अब इलेक्ट्रिक कार्स वाले क्या करते हैं, जैसे मारुति सुजुकी ने एक इलेक्ट्रिक कार को निकाला, वो कहते हैं जी ये कार इतने किलोमीटर इतने घंटे में चलेगी, और वो उसकी एडवर्टीजमेंट भी निकाल देते हैं। बट क्या लगता है, वो जो आपके लिए ऐड कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो दैट इज इन अ डिफरेंट सिचुएशन, जहां पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, जहां पर कोई बैलगाड़ी नहीं है, जहां पर नेशनल हाईवे के 5वें गियर में जा रहे हो, जहां पर कोई रेड लाइट नहीं है। अगर ये सारी बातें नहीं होंगी तो यस यू कैन अचीव दिस, गेटिंग माय पॉइंट। इट मीन्स आप व्हाट्सएप नहीं देख रहे, आप नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे, आप सीरियल्स नहीं देखते, आप लिंक्डइन में नहीं जाते, आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, तो आप अचीव कर सकते हो लाइफ में। बट क्या लगता है, देयर आर डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ। स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, रेड लाइट भी आएगी, बैलगाड़ी भी आएगी, घोड़ा गाड़ी भी आएगी, और आपके विचारों में चेंजेस भी आएंगी। तो क्या लगता है, वो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो उस मारुति सुजुकी ने बताई कि भाई 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकती है गाड़ी, क्या प्रैक्टिकली यू कैन ड्राइव दैट कार इन 200 किलोमीटर पर आवर? आंसर इज नो। क्योंकि प्रैक्टिकली में आपको बड़ी सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। मान लेते हैं आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाते हो, तो मैंने कहा नॉर्मली हम 120 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे चलाते हैं। 200 किलोमीटर पर आवर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, विच कैन बी अचीव्ड बट इन दिस सिचुएशन। But normally those situations does not occur. So we have to generally operate in 120 or 100 kilometer per hour speed. So that speed is maximum installed and this speed is normal operating, जिसपे आप एक्चुअली में काम करते हो। आप मुझे एक चीज बताओ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं,
आपको जोश चढ़ा कि मैं भी मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे पढ़ सकते हो? 16 घंटे भी, 6 घंटे सोए, 2 घंटे बाकी कामों के लिए, तो यू कैन स्टडी मैक्सिमम अप टू 16 आवर्स. So I will say this is the installed capacity in you that you can study for 16 hours. But क्या एक्चुअली में 16 घंटे पढ़ते हो? बेटे नहीं पढ़ते, क्योंकि आपके बड़े सारे डिस्ट्रक्शंस आते हैं. आपको कई बार खाना बनाना पड़ता है, कई बार आपको बेल बजती है जाना पड़ता है, कई बार आपको फ़ोन आती है, कई बार आप व्हाट्सएप, कई बार बेटे देयर आर सो मेनी डिस्ट्रक्शंस. तो एक्चुअली में आप 16 घंटे नहीं पढ़ रहे, आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो. तो मैं कहता हूं वो 8 से 10 घंटे नॉर्मल कैपेसिटी लेवल है. एक बच्चा कहता है ये बता क्यों रहे? बेटे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दैट व्हेन एवर यू वांट टू कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट, तो एब्जॉर्प्शन रेट में न्यूमरेटर तो है बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, डिवाइडेड बाय, आप जब बजटेड प्रोडक्शन करते हो तो सवाल आता है कि वो प्रोडक्शन की बजटिंग करें कैसे. वेदर इट शुड बी द जो यूनिट्स से आप डिवाइड करोगे, वेदर दोज यूनिट शुड बी एज पर द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और वेदर दोज यूनिट शुड बी एज पर द नॉर्मल कैपेसिटी और वेदर दोज यूनिट शुड बी एट फॉर द मिनिमम कैपेसिटी. अब ये भी तो क्वेश्चन है कि आप जो भाग करोगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, वो यूनिट्स कौन सी बेसिस पे होने चाहिए. तो बेटे उसके लिए ये बात लिखी है. मैं कहता हूं जी एक्टिविटी लेवल, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, बजटेड लेबर आवर्स, कुछ भी जो भी आप बेस लेते हो उसमें बेटे 3 तरह के लेवल्स हो सकते हैं. मैंने एक तो लिखा इंस्टॉल्ड लेवल, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ज्यादा से ज्यादा ये, ठीक है जी. फिर होती है नॉर्मल कैपेसिटी कि भाई एक नॉर्मल नॉर्मल मोटिवेटेड है तो इतने घंटे पढ़ सकता है, या एक नॉर्मल कार इतने घंटे चल सकती है या इस स्पीड पे चल सकती है. बट प्रैक्टिकली कई बार आप जो एक्चुअली में ऑपरेट कर रहे हो, नॉर्मल से कई बार ज़्यादा भी कर सकते हो और नॉर्मल से कम भी कर सकते हो, क्योंकि आपका ऑपरेशन लेवल कैन बी डिफरेंट. भाई आप 12 घंटे पढ़ सकते हो बट आप पढ़ते ही नहीं, आप 8 घंटे पढ़ते हो, क्योंकि जब पढ़ते हो किसी की आवाज़ आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है. आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 16 आवर्स ऑफ स्टडी. योर नॉर्मल कैपेसिटी इज 10 to 12 hours, but your actual capacity is 8 to 10 hours. Whether it can be possible? Yes, it can be possible. So the point is, with which capacity I should divide? Generally, we divide by the normal capacity. We don't divide it by installed capacity units, because that is a hypothetical situation that cannot be achieved. And we also do not divide it by actual operating level, because it depends upon your company. Normally हम देखेंगे ज़्यादातर इस इंडस्ट्री के लोग कितने दिनों में या कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे टायर इंडस्ट्री की बात करूं तो नॉर्मली अपोलो टायर्स, नॉर्मली एमआरएफ टायर्स, नॉर्मली डनलॉप टायर्स, नॉर्मली जेके टायर्स कितने टायर्स की प्रोडक्शन कर देता है. मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं बेटे वो हाइपोथेटिकल है, उसको छोड़ देते हैं. एक्चुअल कितनी कर रहे हैं वो भी छोड़ देते हैं. हम ऑन एन एवरेज नॉर्मल की बातें करेंगे. तो बेटे मैं भूपेश आनंद यही कहना चाह रहा हूं, जब आप एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब आप डिनोमिनेटर में बेस ले रहे हैं, तो आप नॉर्मल प्रोडक्शन इन यूनिट्स को लें, या नॉर्मल लेबर आवर्स लें, या नॉर्मल मशीन आवर्स लें, या नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट लें. आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं. आप क्या करें, आप एक ऐसा बास्केट बनाएं, एक बास्केट बनाए बेटे, बास्केट बनाए. मैं आपके लिए बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा दोबारा से एक टब बना देते हैं बेटा. ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, और ये जो लेवल है, और ये जो लेवल है, तीनों लेवल्स की बात करेंगे. दिस इज द मैक्सिमम इंस्टॉल्ड लेवल, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लेवल. ये जो लेवल है एक्चुअल ऑपरेटिंग लेवल, आप एक्चुअली में किस लेवल पे काम कर रहे हो. और ये जो लेवल है इसको बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी इन यूनिट्स.
if I am calculating absorption rate in units, then I will divide it by normal production in units. If I am calculating my absorption rate as per the labor hours, I will divide it by normal labor hours. If I am calculating my absorption rate as per machine hours, then I will be dividing by normal machine hours. It means I will not be dividing it by installed machine hours or the minimum actual in which you are operating, because I am calculating the normal rate. आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी। मैं आज अब आपको एक छोटी सी बात बताकर सीधा केस स्टडी में आ रहा हूं। बेटे आपने अभी तक जो भी कुछ कैलकुलेट किया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, अभी तक जो भी रेट आपने कैलकुलेट किया, अभी तक जो भी एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया, वेदर यू हैव टेकन द बेस ऑफ यूनिट्स और वेदर आवर्स और वेदर लेबर आवर्स और वेदर एनी बेस, यू नो, आप एक ही रेट निकालते हो और उसी रेट से आप फैक्ट्री ओवरहेड्स की कैलकुलेशन करके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालकर चैप्टर क्लोज कर देते हो। बेटे जब आप एक ही रेट निकालते हो, अलग अलग एक्टिविटीज का रेट कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि अभी हमने एक एक्टिविटी बेस्ड लेवल ओवरहेड्स को भी करना है। आई एम ओनली कैलकुलेटिंग वन सिंगल रेट, आई एम ओनली कैलकुलेटिंग वन ब्लैंकेट रेट, and that rate is being used for all absorption of factory overheads। एक ही, जैसे आप चादर को लपेट लें तो चादर ही दिखेगी, जैसे गाउन पहन लेते हैं लड़कियां तो गाउन ही दिखता है, आप समझ रहे हैं। तो if only one rate is being used while absorbing the factory overheads, and on the basis of that rate we absorb the factory overheads, it is named as blanket rate। इसका मतलब आज तक जो भी आपने रेट्स को कैलकुलेट किया, जो भी मैंने अभी तक बताया, वो एक ही रेट बताया भाई, या तो लेबर आवर्स का रेट निकाल लो, या मशीन आवर्स का निकाल लो, या मटेरियल कॉस्ट का निकाल लो। बेटे उसका नाम है सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट और ब्लैंकेट एब्जॉर्प्शन रेट। जैसे ओढ़ लेते ना ब्लैंकेट, ओढ़नी तेरे नाम की मैंने ओढ़ ली, तो आप लिखें इट इज अ कॉमन एब्जॉर्प्शन रेट। सब लिख रहे हैं, कमर सीधी करके बैठे हैं, ईमानदार बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हो आप। इट इज कॉमन एब्जॉर्प्शन रेट यूज्ड थ्रू आउट अ फैक्ट्री। मतलब एक ही रेट लगाएंगे, गधे घोड़े सबको एक ही रेट लगा देंगे। एंड फॉर ऑल जॉब्स एंड यूनिट्स ऑफ आउटपुट, सबके लिए हम एक रेट निकालेंगे, उसी के बेसिस पे सारे चीजों पे, सारी जॉब्स पे हम वही एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्ब ओवरहेड्स कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है जी, irrespective of the departments in which they were produced, because we are taking only one single rate, one blanket rate। तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो डिपार्टमेंट कौन सा है, हम हर डिपार्टमेंट के लिए, हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो हम निकालेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी में करेंगे। मतलब ओवरहेड्स का जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपको एबीसी कराऊंगा, उसमें करेंगे, हर एक्टिविटी का अलग अलग रेट निकालेंगे और हर एक्टिविटी के हिसाब से हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करेंगे। बट अभी तक जो भी कुछ सीखा है आपने, ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, दैट इज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। इस ट्रेडिशनल सिस्टम में हम एक ही कॉमन रेट निकालते हैं और उसी कॉमन रेट से गुणा कर देते हैं और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकाल लेते हैं। तो बेटे मैं यही बात तो आपको बता रहा हूं कि आपने जो भी रेट अभी तक कैलकुलेट किया, दैट इज सिंगल रेट, कॉमन रेट। आप लिखें इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड, इट इज a one single absorption overhead rate। It is a one single overhead absorption rate for the whole of the factory। It means जो भी कुछ अभी तक मैंने चर्चा की, बेटे वो एक रेट तो निकालेंगे, बेस कोई भी लेंगे, लेकिन रेट तो एक ही आएगा, उसी रेट से सबको, गधों को, घोड़ों को, खच्चरों को गुणा कर देंगे। सो दैट इज नेम्ड एज सिंगल रेट। बट एक बच्चे के मन में ना सवाल आया कि सर आप ये बताओ, लास्ट लेक्चर में आपने लीवाइस जीन का एग्जांपल दिया था और आपने कहा था जीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और आपने कहा था देयर आर टू मॉडल्स ऑफ जीन्स, जीन्स ए और जीन्स बी। एक्चुअली में अगर हम एक ही रेट से जीन्स ए और जीन्स बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वेदर वी विल बी एबल टू कैलकुलेट एक्यूरेट कॉस्ट?
My answer is no. You will not be able to calculate actual cost if you apply single absorption rate, or if you apply a blanket absorption rate. आप एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन कर ही नहीं सकते. तो फिर एक बच्चा कहता कर क्यों नहीं? बेटा ये ट्रेडिशनल सिस्टम है. हम आने वाले दिनों में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझेंगे. अभी आप मानिए कि बिल्कुल ठीक है, अभी इसकी कमियां मत देखिए यार, इसके डिसएडवांटेजेस मत ढूंढिए, इसके डीमेरिट्स मत देखिए. अभी जो बता रहा हूं उसको पहले समझ तो लो, फिर हम कंपेयर करेंगे और डिफरेंस देखेंगे. आप लिखिए जी, आप लिखिए, आप लिखिए, आप लिखिए. मैंने एक एग्जांपल दिया इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि देखिए डिफरेंस कैन बी ड्यू टू मटेरियल फैब्रिक, डिफरेंस कैन बी ड्यू टू लेबर, डिफरेंस कैन बी ड्यू टू टाइप ऑफ लेबर, डिफरेंस कैन बी ड्यू टू मशीन आवर्स. होता ही है डिफरेंस. बट अगर आप एक सिंगल रेट लगा रहे हैं तो हम उस सारे डिफरेंसेस को नजरअंदाज कर रहे हैं, हम उनको बायपास कर रहे हैं. जैसे मैं अज्यूम करता हूं कि बजट में कई बार आप देखते हैं ना कि कई बार गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर एक बिल में कहता है कि भाई बैंक लोन टेकन बाय फार्मर्स, बिकॉज माय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं. कई बार किसान जो अभी भी नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. कई बार बारिश नहीं होती तो उनकी उतनी कल्टीवेशन नहीं होती, और कल्टीवेशन नहीं होती तो वो लोन रीपे नहीं कर सकते. अब लोन रीपे नहीं कर सकते तो कई बार फांसी लगा लेते हैं. तो आपने कई बार देखा होगा फाइनेंस बिल में स्टेटमेंट आती है फाइनेंस मिनिस्टर की कि हम किसानों का बिल का लोन माफ कर देंगे, उनको देयर इज नो नीड टू रीपे देयर लोन टू द बैंकर्स. अब कौन से किसान, ये नोटिफाई नहीं होता. किसान, फार्मर्स. अब उसमें क्या होता है, पुअर फार्मर्स भी होते हैं, रिच फार्मर्स भी होते हैं, मिडिल वाले फार्मर्स भी होते हैं. सभी का लोन माफ कर देंगे. इट मींस जब आप एक ही रेट से सभी चीजों का ओवरहेड अब्जॉर्प्शन कैलकुलेट कर लेंगे, उसी का नाम है ब्लैंकेट रेट और सिंगल रेट. ठीक है जी. अब मैं एक छोटी सी लास्ट 5 मिनट में छोटी सी बेटे एक केस स्टडी कराकर आज का लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूं, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन पे आएंगे. आप सबको कसम होगी अगर आपने ये केस स्टडी नहीं लिखी. बेटे अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. ओवरहेड रेट्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स. मान लेते हैं 1 लाख है. मैंने कहा न्यूमरेटर तो सेम ही रहता है. ठीक है जी. तो फर्स्ट रेट का नाम है मशीन आर रेट. दूसरे रेट का नाम है, अभी आपको पता ही है, सारे नाम तो हमने देखे भी थे, लेबर आर रेट. अच्छा, मशीन आर रेट का फॉर्मूला क्या होगा? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन नॉर्मल मशीन आवर्स. लेबर आवर्स का रेट का फॉर्मूला क्या होगा? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन नॉर्मल लेबर आवर्स. ठीक है जी. मैंने अज्यूम किया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख हैं, डिनोमिनेटर बदलते जाएंगे, बाकी न्यूमरेटर सेम रहेगा. तो आप लिखें 1 लाख अपॉन प्रोडक्टिव मशीन आवर्स. लेबर आर रेट का फॉर्मूला क्या होगा? 1 लाख अपॉन लेबर आवर्स. इसी तरह से मटेरियल क्वांटिटी रेट, वी कैन कैलकुलेट मटेरियल. मैं तो कहता हूँ किसी भी बेस को रखकर आप उसके बेसिस में एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं. आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको मटेरियल कॉस्ट बताया था. मटेरियल कॉस्ट भी अभी बताऊंगा. वैसे मटेरियल क्वांटिटी का मतलब है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्वांटिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट द डिफरेंस इज देयर इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द यूनिट्स. then you can take material quantity as a base. So I will say I will be doing budgeted, I will be going for budgeted factory overheads divided by material quantity used. बेटे जो भी बेस लोगे उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे. लेबर कॉस्ट रेट ये तो किया ही था. 1 लाख क्यों ले रहा हूं? फॉर्मूला क्या बना? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन लेबर कॉस्ट. अच्छा, जब आप फाइनेंशियल कॉस्ट को बेस लेते हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, इसलिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. मशीन रेट में मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, लेबर रेट में मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मटेरियल क्वांटिटी में मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया. बट जब मैं लेबर कॉस्ट को बेस ले रहा हूं, मटेरियल कॉस्ट को बेस ले रहा हूं, तो इन दीज केसेस यू हैव टू कैलकुलेट इन परसेंटेज, और परसेंटेज के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा. तो मैंने फॉर्मूला लिखा बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन नॉर्मल लेबर कॉस्ट. नॉर्मल क्यों लिख रहे हैं आपको समझ आ रहा है? इंस्टॉल्ड लेबर कॉस्ट नहीं लिख रहा, एक्चुअल लेबर कॉस्ट भी नहीं लिख रहा, नॉर्मल लेबर कॉस्ट. ठीक है जी. उसके बाद आ गया जी मटेरियल कॉस्ट रेट, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट. और मैंने राइट हैंड साइड में सभी कॉस्ट भी दी हुई हैं, आप जल्दी से पहले लिख लो, मैं चुप हूं.
मशीन आर्स 10,000 हैं जी, लेबर आर्स 5,000 हैं जी, और इसी तरह से मटेरियल क्वांटिटी 25,000 किलोग्राम है जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेजेस 2 लाख है जी, मटेरियल कॉस्ट 1,25,000 है जी। आई थिंक यहाँ तक अगर लिख लिया हो तो हम आगे आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में। मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में। अब आप आ जाइए, आइए ये लिख लिया जी, मशीन आवर्स लिख लिया, लेबर आवर्स लिख लिया। अच्छा, इसके बाद आपने मटेरियल क्वांटिटी लिख लिया, लेबर कॉस्ट रेट लिख लिया, मटेरियल कॉस्ट रेट लिख लिया, और उसके साथ साथ मटेरियल कॉस्ट की फिगर्स भी लिख ली। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और मैं तो कहता हूँ आज के बाद कोई भी बेस आ जाता है पेपर में, घबराना नहीं है, उसी को डिनोमिनेटर में लिख दो। प्राइम कॉस्ट आ गया डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट, नॉर्मल प्राइम कॉस्ट, न्यूमरेटर तो सही भी है, तो मैंने लिखा मास्टर फॉर्मूला एनी अदर बेस। कोई भी बेस आपके सामने अगर आता है तो उसका फॉर्मूला ये बन गया जी, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन बेस, दैट बेस। अगर वो फाइनेंशियल आइटम में कॉस्ट है तो इंटू 100 कर देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटे। मशीन आर रेट 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो 1 घंटा अगर मशीन चलेगी तो हम 10 रुपए के हिसाब से एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देंगे। लेबर आर रेट 1 लाख डिवाइडेड बाय 5,000, क्योंकि 5,000 घंटे दिए हुए थे नॉर्मल लेबर आवर्स, इसका मतलब एक लेबर का 1 घंटा लगेगा, तो हम 20 रुपए के हिसाब से चार्ज कर देंगे। मटेरियल क्वांटिटी रेट 1 लाख कॉमन है। एक बच्चा कहता है 1 लाख कॉमन है, ये बहुत अच्छी बात है, और रट रहा है। आप मत रटना यार, आप मत रटना बेटे। मैंने कितने सारे लेक्चर्स लिए लॉजिक को बताने के लिए, और रटने तो उसको पागल है, तो बेवकूफ़ है, वैसे ही लेट के पढ़ रहा है। 1 लाख अपॉन 25,000 किलोग्राम, तो बेटे इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है, तो 4 रुपये पर केजी। इसका मतलब जितने किलोग्राम का मटेरियल लगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स 4 रुपये के हिसाब से चार्ज कर देंगे। ठीक है जी। लेबर कॉस्ट रेट, labor cost, because it is a cost, it is a financial item, so we will multiply in 100 because it is calculated in percentage. So 1 lakh divided by 2 lakhs, labor cost is 2 lakhs, so 1 lakh upon 2 lakh into 100, that comes to 50%. It means अगर डायरेक्ट वेजेस 5,000 हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड 2,500 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड इज 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। बिकॉज फैक्ट्री ओवरहेड का सीधा सीधा आंख बटक्का रिलेशनशिप, कोरिलेशन, प्यार, 2.5 अक्षर किसके साथ हैं? लेबर कॉस्ट के साथ, और उसकी रिलेशनशिप मैंने निकाल ली, 50% है। मटेरियल कॉस्ट रेट अगेन 1 लाख डिवाइडेड बाय मटेरियल कॉस्ट, एंड आई हैव गिवन यू मटेरियल कॉस्ट एज 1,25,000 in the question. It is not material quantity, rather it is material cost. So I will be saying 1 lakh divided by 1,25,000 into 100, that comes to 80%. It means whatever is the direct material cost, I will calculate 80% of that and it will be added and it is named as factory overheads. ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब लास्ट पॉइंट, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो एक कंपनी के। एक बच्चा कहता है क्या हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते यार? बिलीव इन योर सेल्फ, आप सब कुछ कर सकते हो। आपने एक कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एक जॉब की, और उस जॉब में डायरेक्ट मटेरियल 5,000 रुपये का लगेगा, डायरेक्ट लेबर 3,000 रुपये की लगेगी, डायरेक्ट एक्सपेंस 2,000 रुपये का लगेगा, और आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज करने हैं। मान लेते हैं आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स मशीन आर के बेसिस पे चार्ज करने हैं, और मशीन आर से 10, इस जॉब में 10 घंटे लग जाएंगे, तो आप कितना प्राइस कोट करोगे कस्टमर को इन द बिगिनिंग ऑफ द जॉब? जब आपको जॉब मिली है, अभी हुई नहीं, आप उसी समय कुछ रेट कोट करोगे, और वो रेट होना चाहिए कॉस्ट, और कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट तो ट्रेसेबल है, वो तो लिखी ली। डायरेक्ट कॉस्ट तो है 5 और 3 8 हो तो 10,000, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स तो कॉमन होते हैं, और इस जॉब में मशीन का ज़्यादा यूज़ है, इसलिए मशीन आवर्स रेट लगाएंगे, और मशीन आवर रेट लगाएंगे तो आपने मशीन आवर रेट का फॉर्मूला निकाला है 10 रुपये पर आवर। ये देख लो, अगर 10 घंटे मशीन चलती है,
मैंने मान लिया 10 घंटे चलती है, चलिए कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं लिख रहा हूँ 9 आवर्स चलती है, ठीक है जी। तो 9 आवर्स चलती है, 9 घंटे चलती है, 9 आवर्स चलती है, और 1 घंटे का रेट 10 रुपये है, तो बेटे 90 रुपये हम इस चीज़ का चार्ज करेंगे। 10,090 रुपये इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट जॉब। प्रैक्टिकली मैं ये बताना चाहता था कि एब्जॉर्प्शन रेट को आप एक्चुअली में कैसे यूज करके कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। आने वाले लेक्चर में बड़ा डिस्कस करेंगे, बेटा डिटेल में करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।